नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस का राजा लुई द 16 अपनी वाइफ मैरी एंटोनेटे, भाई कॉम्टे डी आर्टोइस और पूरी की पूरी रॉयल फैमिली के साथ फ्रांस से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन उन्हें वेरेस में ही पकड़ लिया जाता है। इसी दौरान लुई द 16 का भाई कॉम्टे डी आर्टोइस सफल हो जाता है फ्रांस से भागने में और बाद में वो फ्रांस की क्रांति के खिलाफ साजिश भी करता है पड़ोसी देशों के साथ इसे खत्म करने की। लेकिन राजा लुई द 16 और उसकी वाइफ मेरी एंटोनेटे को वेरेंस से बंदी बनाकर पेरिस लाया जाता है। आम जनता तो राजा से बहुत ज़्यादा खफा होती है और उन्हें राजा पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। लेकिन जो राष्ट्रीय सभा होती है, वहाँ पर बहुत सारे राजा के समर्थक थे और ज़्यादातर प्रतिनिधियों का मानना यही था कि फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदला जाए, जहाँ पर लोगों द्वारा चुनी गई एक विधानसभा भी हो और उसी के साथ-साथ राजा के पास भी कुछ शक्तियाँ हों, जिससे कि फ्रांस में बैलेंस बना रहे। और इसी के तहत फ्रांस को एक नया संविधान दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। आज के लेक्चर में हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम दो सब हेडिंग्स पे बात करेंगे। पहली है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो फ्रांस में जो नया संविधान है वो हमें पता है 1791 को इस्टेब्लिश हुआ। इस नए संविधान के अनुसार एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी थी और दूसरा किंग होना था विथ अ पावर ऑफ वीटो। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अनुसार नहीं इलेक्ट हुई है, बल्कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट हुई है, जिसमें कि फ्रांस की जनता को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ थे पैसिव सिटीजन और दूसरी तरफ थे एक्टिव सिटीजन। जो एक्टिव सिटीजन थे उनके पास कुछ काबिलियत होनी ज़रूरी थी, जैसे कि वो टैक्स देते हों, वो मैन हो, वो 25 साल से ऊपर की उम्र के लोग हों और उसके साथ साथ वो फ्रांस के सिटीजन होने बहुत ज़रूरी थे। तो ये एक्टिव सिटीजन इलेक्टर्स को चुनते थे। इलेक्टर्स जाकर अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे और वही प्रतिनिधि मिलकर बनाते थे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये विभाजन हुआ नए संविधान के अनुसार, जो 1791 में बनके पूरा हुआ था। 1 अक्टूबर 1791 को पहली मीटिंग हुई लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें राजा एक नॉमिनल हेड की तरह बैठा और पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली एक साथ मिलकर बैठी फ्रांस को एक नई दिशा देने के लिए। लेकिन महज 1 साल में ही ये संविधान सभा पूरी तरह से ढह गई और फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फेल हुई फ्रांस की सरकार चलाने में। हिस्टोरियन फ्रांसिस चार्ल्स मोंटेग ने 1911 में इस फेलियर को कंक्लूजन दिया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अपने एक लेख के द्वारा। मोंटेग कहते हैं कि विधानसभा सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल रही और इतना ही नहीं, ये अपने पीछे एक पूरी तरह से खाली खजाना छोड़कर गई, एक अनुशासनहीन सेना और नौसेना छोड़कर गई और साथ ही साथ ऐसे लोगों की भीड़ छोड़कर गई जो सफल और सुरक्षित दंगे कर करके पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुके थे। तो आखिर ऐसे क्या कारण थे कि ये संविधान सभा 1 साल भी नहीं चल पाई और फ्रांस को एक नया संविधान बनाना पड़ा। अब जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली के ढांचे को देखते हैं तो उसमें एक तरफ तो लोगों द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव थे और दूसरी तरफ किंग था अपनी वीटो की शक्ति के साथ। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेनली 3 धड़े थे। पहले थे जो किंग के राइट साइड में बैठते थे, इन्हें फ्यूलेंट्स कहते थे, इनकी संख्या थी 165। ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र में इनका पूरी तरह से विश्वास था। इनका मानना था कि फ्रांस में जनता के भी प्रतिनिधि होने चाहिए
और राजा के पास भी कुछ ना कुछ शक्ति होनी चाहिए। जो दूसरे थे वो थे लेफ्ट में बैठने वाले, जिन्हें लेफ्टिस्ट कहा गया। इनमें दो फैक्शंस थे। एक तो थे गिरोंडिन्स, ये थोड़ा लिबरल थे, थोड़ा मॉडरेट थे। लिबरल रिपब्लिकन कहा गया। इनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्रांस को एक रिपब्लिक होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा सारे के सारे लीडर्स चुने जाएं। लेकिन इनका यह भी मानना था कि इस गोल को अचीव करने के लिए रेडिकल यानी अतिवाद के कदम उठाना जायज नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे रिफॉर्म लाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ लेफ्ट में जैकोबिन्स भी थे। ये रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे, यानी अतिवादी विचारधारा के लोग थे। इनका मानना था कि क्रांति के जरिए ही फ्रांस में गणतंत्र आएगा और हमें बहुत रैपिडली सारे के सारे ओल्ड रजीम, पुरानी व्यवस्था के इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना होगा, चाहे फिर वो मोनार्की हो या रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता हो, और फ्रांस में गणतंत्र जल्दी से जल्दी स्थापित करने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ 250 लोग अनएफिलिएटेड भी थे। ये ना लेफ्ट को सपोर्ट करते थे, ना ये राइट को सपोर्ट करते थे। इनका बेसिक मानना ये था कि फ्रांस में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, अच्छे अच्छे कानून बनाने की जरूरत है, जिससे कि फ्रांस की जनता को राहत मिले। खास तौर पे जिस तरह से फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस था, लोगों के पास ब्रेड खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो उन पे हम बात करें रेदर कि हम आइडियोलॉजिकल डिवाइड में बात करें, तो इस तरह का कुछ ढांचा था। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत जल्द जो राजा था वो और लेजिस्लेटिव असेंबली अपने लेजिस्लेशंस और डिक्री की पावर के द्वारा एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई। एक साल में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आए जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ने कानून बनाए, डिक्रीज पास की, और राजा ने अपनी वीटो की शक्ति के द्वारा, जो उसे सिर्फ कानून को कुछ समय के लिए रोकने के लिए दी गई थी, वो वीटो का यूज किया उन कानूनों को और उन डिक्रीज को हमेशा के लिए उन पे रोक लगाने के लिए। जैसे कि विधानसभा ने एक लेजिस्लेशन पास किया कि जितने भी एमिग्रेज हैं वो सब के सब देशद्रोही है, और उनके ऊपर डेथ पेनल्टी का एक कानून बनाया गया। अगर कोई भी एमिग्रेज पकड़ा जाए तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ एक डिक्री भी पास की कि संविधान सभा की पहली बैठक के साथ ही 8 दिन के अंदर अंदर जितने भी नॉन ज्यूरिंग क्लर्जी हैं, यानी कि ऐसे क्लर्जी जिन्होंने फ्रांस के नए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी पे साइन नहीं किया है, उसका ओथ नहीं लिया है, उन्हें 8 दिन के अंदर अंदर इस पे साइन करना है और इसका ओथ लेना है, नहीं तो उन्हें भी एमिग्रेस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उन्हें भी डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इन दोनों कानूनों के ऊपर किंग ने अपने वीटो पावर का यूज किया, जिससे कि राजा के खिलाफ रेवोल्यूशनरीज और ज्यादा भड़क गए, और कहीं ना कहीं जो विधानसभा है वो भी देख पा रही थी कि राजा अपनी शक्तियों का, अपनी वीटो की शक्ति का गलत यूज कर रहा है। जो शक्ति उसे एक नॉमिनल हेड की तरह दी गई थी, अब वो उसे एक प्रॉपर मोनार्की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा है। और इन्हीं टसल्स के बीच फ्रांस का जो नया संवैधानिक राजतंत्र था वो ढह गया। हिस्टोरियंस ने इसके अलग अलग रीजंस दिए हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि इस संविधान सभा ने कुछ चीजें अचीव की और कुछ जगहों पर ये संविधान सभा फेल हुई। जैसे कि इतिहासकार मानते हैं जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जो 1791 में बनी, इसने लिबरल, रैशनल और इंडिविजुअलिस्टिक यानी उदार, तार्किक और व्यक्तिवादी गोल्स को अचीव किया। लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रांस में क्रांति हुई उससे मिलने वाले लाभ को ये नहीं पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके और फ्रांस में केओस उत्पन्न
हुआ। नई संविधान सभा फेल हो गई इस फ्रांसीसी क्रांति का पूरी तरह से इस्तेमाल करने में, जिससे कि 1794 तक फ्रांस में अतिवाद बढ़ता गया और इतना बुरा हाल हुआ कि फ्रांस में हर किसी को अपनी जान की परवाह होने लगी, क्योंकि फ्रांस में अब ऐसी सरकारें आई जो बहुत ही ज्यादा अतिवादी थी और एक भी ऐसा कदम जो उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ है वो उन्हें डेथ पेनल्टीज दे देती थी। इसके 6 कारण बताए गए हिस्टोरियंस ने कि आखिर ये संविधान सभा फेल क्यों हुई। जो इसका सबसे पहला रीजन है वो है किंग्स का वीटो का पावर, जो राजा ने ओवर यूज करने की कोशिश की बार बार। और इसी के साथ साथ राजा ने कुछ षड्यंत्र भी रचे फॉरेन मोनार्क से मिलकर। राजा की वाइफ ऑस्ट्रिया की थी और राजा की वाइफ मैरी एंटोनिएटा के लेटर्स भी पकड़े गए, जहां पर वो जो फॉरेन मोनार्क्स है ऑस्ट्रिया के और बाकी देशों के, उन्हें चिट्ठियां भेज रहे थे सपोर्ट के लिए और इस रेवोल्यूशन को दबाने के लिए। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण रेवोल्यूशनरीज बने। जो रेवोल्यूशनरीज एक्शन हुए रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ। अब हम जैसे कि बात कर चुके हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तो था जो लोगों के ऊपर ज्यादतियां करता था, लेकिन जो रूरल एरियाज थे वहां पे आम जनता धर्म पे विश्वास रखती थी और वो पूरी तरह से धर्म को नहीं खत्म होने देना चाहती थी। और इस दौरान आम जनता खासकर रूरल एरियाज की और रेवोल्यूशनरीज भी आमने सामने आए, जिससे कि रेवोल्यूशन भी कमजोर पड़ा और फ्रांस में डिवाइड और ज्यादा बढ़ा, जिससे कि ज्यादतियां और ज्यादा हुई। और यही जो एमिग्रेज थे इन्होंने बहुत सारे ऐसे एंटी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी करी, फ्रांस को थ्रेटन भी करा। इसी के साथ साथ नई करेंसी आई असाइनेट पेपर करेंसी थी, जो कि इससे पहले की करेंसी लिवरेज को हटाकर लाई गई थी। अब जब फ्रांस में भूखमरी बढ़ी तो जो विधानसभा है उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस असाइनेट को ज्यादा छाप कर ज्यादा प्रिंटिंग करके लोगों को ज्यादा पैसा मुहैया कराया जाए, जिससे कि वो ब्रेड खरीद ले। तो जब ज्यादा प्रिंटिंग हुई तो महंगाई भी उतनी ही ज्यादा बढ़ी और करेंसी की वैल्यू नीचे को गई, जिससे कि और ज्यादा इकोनॉमिक केओस पैदा हुआ। एक ये भी रीजन है। चौथा रीजन है हैवी टैक्स सिस्टम एंड ड्यूज। जो रूरल एरियाज के लोग थे, गांव के लोग थे, वो वैसे ही टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, उनके पास बिल्कुल भी नहीं था टैक्स पे करने के लिए। लेकिन जब नई संविधान सभा बनी तब भी टैक्स का बोझ बना रहा आम जनता के ऊपर, खासकर पीजेंट्स के ऊपर। और उसके साथ साथ पीजेंट्स को उनकी जमीनें तो दे दी गई थी लैंडलॉर्ड्स से लेकर, लेकिन उन्हें फ्यूडल ड्यूज देने बाकी थे, यानी कि जो जमीनें उन्हें दी गई उसके एवज में उन्हें कुछ पैसा चुकाना था अपने लैंडलॉर्ड्स को, जिसे देखकर बहुत ज्यादा खफा हुए आम जनता कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किस्ट के ऊपर। और ये जो नई विधानसभा बनी थी इनके ऊपर ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे रूरल एरियाज के लोग। पांचवा सैंस-कुलोट्स रिजेंटमेंट, यानी सैंस-कुलोट्स कम्यून कॉमन पीपल ऑफ पेरिस या ऑफ फ्रांस, जो टाउन एरिया थे वहां के जो कॉमन पीपल, लेबर्स और मिडिल क्लास फैमिलीज थी, वो काफी ज्यादा खफा थी इस असेंबली से, इस विधानसभा से। इनका मानना था कि रेवोल्यूशन तो आम जनता ने करा, कम्यून ने करा, कॉमन पीपल ने करा, लेकिन इसका जितना भी फायदा है वो सब का सब रिच लोगों को मिला, क्योंकि अभी भी इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अधिकता थी वो ऐसे लोगों की थी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और रिच पीपल थे, और
राजा मोनार्किस्ट के सहयोगी थे। छठा था रिएक्शनरी पावर्स, यानी कि जो एमिग्रेज थे वो एंटी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज कर रहे थे, फ्रांस से जाते ही फंडिंग कर रहे थे ऐसे लोगों को, ऐसी मिलिशियाज को जो रेवोल्यूशंस को दबाए। ऊपर से जो पड़ोसी देश थे फ्रांस के, वहां के मोनार्क्स को उकसा रहे थे फ्रांस के खिलाफ युद्ध करने के लिए और इस रेवोल्यूशन को दबाने के लिए, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज और ज्यादा भड़क गए रिएक्शनरीज के ऊपर और केओस और ज्यादा बढ़ा। अब फ्रांस में लेजिस्लेटिव असेंबली जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर काम कर रही थी, उसका चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था और 10 अगस्त 1792 को अटैक हुआ टुलेरिस पैलेस पे। अब ये जो अटैक हुआ ये किया गया पेरिस के जो विद्रोही ग्रुप और मिलिशिया आम जनता की सेना थी उनके द्वारा, और इनका सपोर्ट किया पेरिस की कम्यून ने। इनके सपोर्ट से आक्रमण हुआ टुलेरिस पैलेस में, पेरिस में, जहां पर राजा के जो स्विस गार्ड्स थे उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, उनका मैसेकर हुआ। और जो रॉयल फैमिली थी उसके साथ साथ लुई द 16 उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट, इन्हें प्रिजनर बना दिया गया इन लोगों के द्वारा। 10 अगस्त की रात और 11 अगस्त को एक इमरजेंसी सेशन रखा गया विधानसभा का, जिसमें जो अधिकता थी वो जैकोबिन्स की थी। अब जैकोबिन्स हमने बात किया रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे, तो जाहिर सी बात है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को तो बिल्कुल भी नहीं रहने देते और इसी दिन 11 तारीख को मोनार्की को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। और अब बात हुई फ्रांस में नया गणतंत्र स्थापित करने की और फ्रांस में नए चुनाव नए सिरे से कराने की, जिसमें कि हर किसी एडल्ट को वोट करने का अधिकार हो। और फ्रांस की सत्ता जब जैकोबिन्स के हाथ में आई तो रेवोल्यूशन भी और ज्यादा उग्र हो गया। फ्रांस में चुनाव हुए, पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर फ्रांस में चुनाव हुए, लेकिन अभी भी सिर्फ मेल ही वोट कर सकते थे 25 साल से उम्र के। और 20 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन यानी राष्ट्रीय सभा बुलाई गई, जिसके प्रतिनिधि आम जनता के द्वारा चुने गए थे। इनमें 3 मेजर ग्रुप थे। पहले थे मोंटागनार्ड यानी कि जैकोबिन्स। जैकोबिन मेन ग्रुप था, इसके जो एक्सट्रीम रेडिकलिस्ट थे वो कहलाए गए मोंटागनार्ड। दूसरा था गिरोंडिस्ट का, ये मॉडरेट रिपब्लिकन थे, हमने यहां पर भी जिक्र किया है इनका। और तीसरे थे प्लेन न्यूट्रल यानी अनएफिलिएटेड। तो ये 3 तरह के ग्रुप्स नई नेशनल कन्वेंशन में शामिल हुए। यहां पर हम इस नेशनल कन्वेंशन के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता रहा हूं मैं आपको कि एक राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ था 20 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के लिए, यानी फ्रांस को एक गणतांत्रिक सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये नेशनल कन्वेंशन लगभग 1795 तक चलती है और फ्रांस में जब तक अतिवाद रहता है तब तक इस नेशनल कन्वेंशन का अस्तित्व भी रहता है। इसका भी अपना एक इतिहास है जिसे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रांस में जब रेडिकल्स सत्ता पर आए और राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया गया, उसकी फैमिली को राजा के साथ प्रिजनर बना दिया गया, तो जो फॉरेन कंट्रीज थी वो भी कहीं ना कहीं अब सशंकित हो गई थी। उन्हें ये डर था कि ये जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा है, अगर इस तरह का कोई रेवोल्यूशन हमारे भी
देश में हो जाएगा तो हमें भी अपनी सत्ता छोड़नी पड़ सकती है, और ऐसा पॉसिबल है कि आम जनता हमारे खिलाफ भी हो जाए। और इसीलिए जितनी भी फॉरेन कंट्रीज थी फ्रांस के चारों ओर, उन्होंने योजना बनाई फ्रांस के ऊपर युद्ध करने की। और जब ये युद्ध बाहर होने की संभावना बनी तो रेडिकल्स ने सबसे पहले पेरिस के अंदर ढूंढने शुरू करे ट्रेटर्स कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ इनका साथ दे सकते हैं। मिलिशिया को भेजा गया पेरिस की जेलों में, और वहां लगभग 10 लोग जो पुरोहित वर्ग से थे, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी पे सिग्नेचर नहीं किया था, उसकी ओथ नहीं ली गई थी, उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। और एक सर्कुलर भेजा गया पूरे के पूरे फ्रांस में कि जो हमने यहाँ करा है वो आप अपने अपने जगहों पर, अपने अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट्स में, प्रोविंसेस में करो। और सितंबर मैसेकेर की शुरुआत हुई, जहां पर जगह जगह पर जितने भी ऐसे लोग मिले जो नॉन क्लर्जी से बिलोंग करते थे, या लैंडलॉर्ड्स थे, या फ्यूडल्स थे, सामंतवादी थे, उन्हें मारा गया, उनका मैसेकर किया गया। इसे कहा गया सितंबर मैसेकर। अब और ज्यादा केओस फ्रांस में बढ़ रहा था, लेकिन इसका एक एंटी रिएक्शन भी हुआ, क्योंकि हमने बताया है एक तो मोंटागनार्ड जैकोबिन थे, रेडिकल थे, लेकिन उनके काउंटर गिरोंडिन्स भी थे जो मॉडरेट रिपब्लिकन्स थे। जो नई नेशनल कन्वेंशन, नई राष्ट्रीय सभा बनी थी, नया राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें अक्टूबर में कुछ काउंटर अटैक हुए इंस्टिगेटर्स के ऊपर, यानी कि जो लीडर्स थे इन रेवोल्यूशनरीज के, जो इस तरह की मैसेकर्स की अनुमति दे रहे थे उनके ऊपर, और खासकर मराठ के ऊपर। मराठ एक लीडर था जैकोबिन क्लब का, जो बहुत ही ज्यादा रेडिकल विचारधारा रखता था, तो इस तरह के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगे। और अब राजा साइड हो गया था और कहानी बन गई थी मोंटागनार्ड वर्सेस गिरोंडिस या जैकोबिन वर्सेस गिरोंडिस। नए नए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, दोनों फैक्शंस के द्वारा, लेकिन यहां पर गिरोंडिस्ट कमजोर पड़ गए। गिरोंडिस्ट के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि ये मॉडरेट होते होते हितैषी बन गए हैं एमिग्रेस के, मोनार्क्स के, क्लर्जीज के और नोबल्स के, और इनकी ख्याति कमजोर हो गई। और जो फ्रांस की जनता है वो पूरी तरह से सपोर्टर बन गई मोंटागनार्ड्स की, यानी जैकोबिन्स की। और फ्रांस में अब दबदबा हुआ जैकोबिन्स का, और रॉबस्फियर मेन लीडर बनकर उभरा फ्रांस का। और यहीं से शुरू हुआ रेन ऑफ टेरर, जो 1795 तक चला फ्रांस में। 22 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया। इसकी फर्स्ट मॉर्निंग को बोला गया न्यू रिपब्लिक, और यहीं से बाद में बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 कहा गया, जब फ्रांस का नया रिपब्लिकन कैलेंडर छापा गया। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस अपने पड़ोसी देशों से लड़ रहा था, किस तरह से वॉर्स हुए फ्रांस और फ्रांस के पड़ोसी देशों के बीच, और इसी के साथ साथ जो कॉलोनीज थी फ्रांस की, वो किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर होकर फ्रांस की सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आई। नमस्कार।